Good morning, everyone. So, in the previous lecture, we completed comparative balance sheet, and now let's start with comparative income statement, profit and loss account. ठीक है? अब लास्ट के जो 20-25 दिन क्लासेस होंगे, we will be covering the revision, and कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. So 7:30 to 11:30 डेली बेसिस पे रिवीजन होगी, अकाउंट्स, मैथ्स एंड ऑब्वियसली स्टैट्स. ठीक है, मैम मंडे से रिवीजन स्टार्ट कर रही है. नीरज सर, मैम और नीरज सर उनके हिसाब से वो टाइम टेबल बनाएंगे. ठीक है, मेरा 7:30 को स्टार्ट होगा, तो 7:30 to 9 ऑलमोस्ट 9:30 मेरा रहेगा, एंड देयर आफ्टर 2 घंटे मैथ्स का रहेगा. ठीक है, सो आई विल रिकमेंड यू टू परचेस मोस्ट लाइकली, राइट, थोड़ा एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए. मार्केट में मोस्ट लाइकली मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलता है मुझे नहीं पता, बट आप किधर भी मोस्ट लाइकली मिल जाएगा. अकाउंट्स का मोस्ट लाइकली, एक्चुअली हर सब्जेक्ट का मोस्ट लाइकली परचेस करके रखो, बिकॉज थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड होता है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, या लेट्स स्टार्ट नाउ. नाउ हमने जो इलस्ट्रेशन किया था, आई थिंक वो इलस्ट्रेशन नंबर 5 था. नाउ इलस्ट्रेशन 6, comparative income statement, right? Illustration number 6. Everyone with me. एक अच्छी चीज है, अकाउंट्स के पेपर में प्रॉपर गैप है, उस गैप में भी वी विल बी टेकिंग लेक्चर्स. मिनिमम 2 दिन तो मैं कंटिन्यूस बेसिस पे सुबह से शाम लेक्चर लूंगा, जिसमें मैं आई विल रिवाइज ऑल अदर थिंग्स, राइट, बट डोंट कीप द अकाउंट्स फॉर द लास्ट 2 to 3 days. समझ में आ रहा है? तो पहले से करते चलो, पूरे दिन बाकी सब्जेक्ट्स कर लेना. 7:30 to 11:30 हमारे साथ जो भी अकाउंट चल रहा है, मैथ चल रहा है, स्टार्ट चल रहा है, वो करना है. ठीक है, यस. और गिव प्रेफरेंस टू ऑफलाइन, बिकॉज अभी ऑनलाइन लेक्चर्स भी नहीं है, या तुम्हारे कॉलेज के लेक्चर्स भी नहीं है, और अभी लास्ट डेज में थोड़ा और एफर्ट मारो, सो दैट थोड़ा स्कोर अच्छा आ जाए. सपोज 40% आने वाले, 42% तो आएंगे. हाँ, यस, करेक्ट, स्टार्ट. एवरीवन, इनकम स्टेटमेंट इज गिवन टू यू of ABC Limited for the year ended 31st March 19 and 31st March 20 is given below. Prepare comparative income statement. They have given you 18 and 19. So previous year is 18, year ended 31st March 18 is previous year, 31st March 19 is the current year. उन्हें तुम्हें पहले ही फॉर्मेट दिया है, बराबर ना? तो अलग से फॉर्मेट लिखने की जरूरत है क्या? अरे मैडम, उन्होंने पहले ही फॉर्मेट दिया है तुम्हें, यही फॉर्मेट तो मैं इधर ही लिख देता हूं. ठीक है, मैं अलग से नहीं लिखते बैठता, यहां पे मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट चेंज. वो फिर से फॉर्मेट लिखने में मुझे कोई पॉइंट नहीं लग रहा है. हाउ टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट चेंज? करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू. सेल्स 6 लाख से 4 लाख से 6 लाख हुए, चेंज इज सेल्स हैव इंक्रीज बाय 2 लाख. आप भी उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. मैडम क्यों टाइम वेस्ट करना है उसमें? ठीक है, दिया है उन्होंने खुद होके फॉर्मेट. 4 लाख से 6 लाख हुए, कितने से इंक्रीज हुआ मैडम? गार्गी मैडम 2 लाख. मैडम भूल गई क्या सब? 2,20,000 COGS 2,20,000 से 3,60,000 हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है? मैडम सेल्स 2 लाख से इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,40,000 से इंक्रीज हुआ है, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 से इंक्रीज होना चाहिए. चाहिए तो चेक करो. ग्रॉस प्रॉफिट शुड इंक्रीज बाय 60,000. अगर आपको यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है तो ऐसे रहने दो, निगेटिव चेंज है तो ब्रैकेट में लिखो. देन सो देखो ना, 1,80,000 का प्रॉफिट नाउ 2,40,000 हो चुका है, सो प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय, राइट, 60,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 20,000. सो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन, सो अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट 40,000 से इंक्रीज होना चाहिए. चाहिए तो चेक करो.
1 lakh has become 1,40,000. मैडम इनकम टैक्स 20,000 से इंक्रीज हुआ है, 50% टैक्स लिया उन्होंने, इतना टैक्स नहीं होता है, ठीक है. मैक्सिमम टैक्स इंडिया में 30% है, सरचार्ज वगैरह सब पकड़ के वो 33% तक जाता है, ठीक है. 40,000 एंड माइनस 20,000, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होना चाहिए 20,000 से. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट चेंज. फिर हम कौन सा चेंज ढूंढते हैं? परसेंटेज चेंज. हाउ यू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज मैडम? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. बेस वैल्यू इज द प्रीवियस ईयर वैल्यू, ठीक है. सो देखते हैं यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द बेस वैल्यू. 2 lakhs divided by 4 lakhs multiplied by 100, 50% मेरे हिसाब से. Sales have increased by 50%. Sales have increased by 50%. Change in COGS is 1,40,000 divided by base 2,20,000. लो कैलकुलेटर पे 1,40,000 divided by 2,20,000 multiplied by 100. कैलकुलेटर रखो, कोई दिक्कत नहीं है. अब एग्जाम में क्या करोगे तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है. यस कितना? 60. मैडम प्रॉफिट, मैडम सेल्स 50% से इंक्रीज हो रहा है, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स उससे ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है. प्रॉफिट का जीपी का कितना इंक्रीज है? उस कम होना चाहिए. कितना? 33.33. 60,000 divided by 1,80,000, 1/3 है. देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/4, 25%, ठीक है. देन ये 40% आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. पैट इंक्रीज बाय 40%. अगर आप देखोगे ना जीपी से ज्यादा पैट इंक्रीज हुआ है. जीपी जस्ट 33% से इंक्रीज हुआ है, बट पैट 40% से इंक्रीज हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैटी बोल रहा हूं, पीबीटी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 40% से इंक्रीज हुआ है. क्यों? बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट 33% इंक्रीज हो रहा है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस जस्ट 25% से इंक्रीज हो रहा है. इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट सपोज 100 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, उससे कम से इंडायरेक्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय मोर %. फिर ये बोलो मुझे इनकम टैक्स 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 40%. एंड ये भी आ गया 40. हो गया. सो दैट इज द आंसर. सिंपल था. ऑनलाइन वाले समझा क्या? ऑनलाइन वाले यस. नेक्स्ट अल्पे मैडम ऑनलाइन कैसे आज? अच्छा कॉलेज जाना है. गुड. फिजिकल एजुकेशन यस, ध्यान देना. 7 कॉमन साइज स्टेटमेंट. इलस्ट्रेशन नंबर 7 चलो कंप्लीट करते हैं. What is requirement of the question? क्या करने को पूछा है बोलो. You are required to prepare common size statement for their ending 31st March 2020. कंपैरेटिव के लिए you need 2 years values, कॉमन साइज के लिए you need just 1 years value. ठीक है. बिकॉज कॉमन साइज में अगर हम बैलेंस शीट कर रहे हैं तो जो टोटल फंड्स अप्लाइड या टोटल फंड्स अवेलेबल को हम 100 मानते हैं, बाकी वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू 100 कन्वर्ट करते हैं. एंड अगर हम P&L कर रहे हैं तो टोटल सेल्स को
100 मानते और बाकी सब आइटम्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते, परसेंटेज में ढूंढ लेते, बराबर। सो यहां पे उन्होंने तुम्हें दिया है, राइट, बैलेंस शीट। तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर किस में आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल ओन्ड फंड्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओन्ड फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये आगे तुम्हारे ओन्ड फंड्स, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन ये आ जाएंगे बोरोड फंड्स, देन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड देन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट से माइनस होके क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। ये ऑल दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। क्लियर है? यस, करें स्टार्ट। लिख लेना कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट, यस, एवरीवन विथ मी। कॉमन साइज बैलेंस शीट लिखो, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम रुपीज, आउटर कॉलम रुपीज, एंड फिर वो क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेट में, क्या बोलते हो लोग? परसेंटेज जस्ट। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्या लोग बोलोगे मैडम? सोर्सेस ऑफ फंड्स। पैसे देने वाले कितने लोग हैं? कौन कौन कौन? 3 लोग। एक है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तीसरे डिबेंचर होल्डर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस से मतलब मैडम इक्विटी वालों का, राइट राइट। फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तीसरे डिबेंचर होल्डर्स एंड बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन लिया है। समझ में आ रहा है? तो लिख लेना सोर्सेस ऑफ फंड। फर्स्ट इसमें ओन्ड कैपिटल या ओन फंड्स, क्या वर्ड यूज क्या है वहां पे? ओन फंड्स, ठीक है। लिखो ओन फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख। हाँ, इनर कॉलम में लिख दो 9 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलो 80,000। फिर आएगा तुम्हारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस? 1,50,000। ओन फंड्स कितने आ गए तुम्हारे बोलो? टोटल ओन फंड्स कितना? 11,80,000 इज ओन फंड्स। 11,30,000। ओके, फिर बोलो मुझे बोरोड फंड्स और बोरोड कैपिटल, जो भी बोलना है बोलो। ये थर्ड पार्टी से लिया होता है। यस, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन। इंडिया में जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड। डिबेंचर राइट ट्रस्ट बनानी होती है एंड उस ट्रस्ट के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी जाती है एज ए मॉर्गेज। मॉर्गेज डिबेंचर होते हैं, राइट, सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स में वो भी आ सकता है, डिबेंचर्स भी आ सकता है। सिक्योर्ड लोन्स बोलो कितने के सिक्योर्ड लोन्स है मैडम? 3 लाख। एंड अनसिक्योर्ड कितने? 2 लाख। तुम्हारा हाउसिंग लोन, लैप, लैप मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है? व्हीकल लोन, दे ऑल आर सिक्योर्ड। 2 लाख।
कितना आ गया मैडम ये 5 lakhs. So what is your total available funds? Total funds available. नहीं समझा, कितना रहे? नेक्स्ट सेकंड, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इनटू फिक्स असेट्स. दिए कुछ कितने के? 9 lakhs. Then into investments. बोलो मैडम, इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 and as working capital बोलो मैडम, वर्किंग कैपिटल में क्या आने वाला है? करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. सी इंटर में तुम यू विल लर्न इन डिटेल द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स आर 7,30,000. करंट लाइबिलिटीज आर 1,50,000. टेल मी नेट राइट वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 5,80,000. एंड योर एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स शुड बी इक्वल टू सोर्सेस ऑफ फंड्स. कितना आ गया? 9 lakhs प्लस 1,50,000 प्लस 5,80,000. 16,30,000. Therefore, total funds applied. अब फॉर्मेट तो याद हुआ होगा, दोनों के फॉर्मेट याद होने चाहिए, इनकम स्टेटमेंट का और इसका भी. अरे ऐसा नो, तो अब 100 हम किसको मानने वाले हैं? 16,30,000 को हम मानने वाले हैं 100. बराबर. And we are going to convert sources of funds into percentage and application of funds into percentage. करें स्टार्ट? हाँ बोलो, एक लाइन आइटम लेंगे, ठीक है मैडम. 16,30,000 में से 9 lakhs इक्विटी है. सो अगर 9 lakhs इज इक्विटी आउट ऑफ 16,30,000 तो 100 में से कितना रहेगा? ले लो कैलकुलेटर पे. 9 lakhs डिवाइडेड बाय 60,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? चलो 9 lakhs डिवाइडेड बाय बोलो ना 16,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100. चेक करो एक बार. 55.22. खुद होके कैलकुलेट करो तब समझेगा, नहीं तो एग्जाम में ना इधर समझ में आता है, उधर क्या कैलकुलेट करना ये नहीं पता होता है. आगे टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है, डज नॉट मीन नो करेक्ट ही रहेगा. 80,000 rupees आउट ऑफ टोटल 60,30,000 इज गिवन बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो 100 में से कितना रहेगा? ले लो कैलकुलेटर. 80,000 डिवाइडेड बाय 60,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 4.91 लेता हूं, ठीक है चलेगा. 1,50,000 के रिजर्व एंड सरप्लस से आउट ऑफ 60,30,000. सो 9.20. Are you sure? Then उसके बाद 3 lakhs रुपीज के सिक्योर्ड लोन से आउट ऑफ 60,30,000. बोलो 3 lakhs के क्या है सिक्योर्ड लोन से, तो कितना परसेंट आएगा? 18.40.
एंड 2 लाख रुपीज के अनसिक्योर्ड लोन से आउट ऑफ 16,30,000। इन सब की टोटल 100 होनी चाहिए, चेक करो। उधर कुछ तो गलत है क्या? किधर गलत है? हाँ तो उधर चेंज कर दो। मैं वही बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में क्या हर चीज थोड़ी करेक्ट होती है। फिर वो तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम लोग उनकी गलतियां ढूंढ सकते हो नहीं ढूंढ सकते हो। यस बोलो मुझे। किसी को डाउट है तो पूछो तुरंत। ऑनलाइन वाले समझा क्या? सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हाँ खींच लें। 60 देखो 9 लाख रुपीज आउट ऑफ 60,30,000 हैव बीन इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट्स। कितना परसेंट फिक्स असेट में इन्वेस्टेड है तुम्हारे टोटल फंड्स में से? 55 पॉइंट ना 21 1,50,000 यू आर इन्वेस्टेड राइट आउट ऑफ 60,30,000। तो कितना परसेंटेज ऑफ फंड्स इन्वेस्टमेंट में राइट आपने लगा के रखा है? 9.20। एंड वर्किंग कैपिटल में 5,80,000 के फंड्स तुमने लगा के रखे। वर्किंग कैपिटल में 5,80,000 आउट ऑफ 60,30,000 के फंड्स, मतलब कितना प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स? कितना? 5। उनका भी आंसर चेक करो वो कैसे लिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन में थोड़ा फार आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एनालिसिस है। क्लियर है? नाउ अरे सिंपल था ना। अब एग्जाम में परसेंटेज कैलकुलेट करना तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करोगे? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो कोई बोलेगा देख के कि सर हमें 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, क्या हमें कंपेरेटिव करना है? हाँ कंपेरेटिव भी करना हो सकता है, कॉमन साइज भी करना हो सकता है। दोनों साल के लिए कॉमन साइज करना होगा। क्या है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट? पढ़ो। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट दोनों साल के लिए करना है ना? यस। मतलब ऑब्वियसली पहले फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करेंगे फिर बट एक ही टेबल में करेंगे, ठीक है? यस लेट्स स्टार्ट। करें स्टार्ट एवरीवन। राशि मैडम ध्यान देना। आगे they have given you 2 years values and they have asked you to prepare common size income statement for both the years, ठीक है? तो हम एक ही फॉर्मेट में दोनों ईयर्स दिखाएंगे। पर्टिकुलर्स या यहां पे लिख देना कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, हेडिंग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है? पर्टिकुलर्स उनका फॉर्मेट उन्होंने खुद होके दिया है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? नहीं, वही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? पर्टिकुलर्स देन 31st, ये गलत है, उनका टाइपिंग एरर है, मार्च होना चाहिए, ठीक है? 31st मार्च 19
मैडम रुपीज एंड परसेंटेज चलेगा ऐसे लिखने का, रुपीज एंड परसेंटेज। देन 31 मार्च 20 कॉलेज में हुआ होगा नहीं चैप्टर मैडम या नहीं? गार्गी मैडम क्यों नहीं जाती मैडम? इधर इसका नाम क्या है? रिया, रिया मैडम पता होगा, रिया मैडम उसको, अरे मुझे लगा ऑनलाइन है। हाँ मैडम तू भी नहीं गई, गुड। इधर रिंकू मैडम, अरे रिंकू मैडम कॉलेज में कुछ हुआ नहीं हुआ पता तो होगा ना एटलीस्ट? हाँ तो ओरली तो सिखाया होगा ना। मैंने ये थोड़ी पूछा तुम्हें समझा है क्या, मैंने मेरा क्वेश्चन है सिखाया है क्या? मैंने सिखाना अलग समझना अलग। हाँ ओके नो इशू। चलो ये सिखाना उनके लिए इजी है, क्या है खाली वैल्यूज दिए होते हैं उसमें परसेंट ढूंढना है, वो भी तुम्हें ही ढूंढने को बोलना है। लिखो, कंपनी अकाउंट से तो सिखाना इजी है। संजय मैडम ये किधर है? हर्षिता मैडम, अच्छा इतने दिन से ठीक है, उसको मेरा मैसेज देना, ठीक है? उसको बोलना सर पूछे थे नेट सेल्स 5 lakhs एंड ये 6 lakhs। ले COGS कितना मैडम? 3 lakhs एंड 3 lakh 60। $3,60,000। Then, therefore, gross profit. बोलो मैडम जीपी कितना है? यहाँ पे दिया है उन्होंने, ढूंढने मत बैठो। 2 lakhs and 3,60,000। 2 lakhs and 2,40,000। फिर माइनस हुआ एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, ठीक है? मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है? ऐसे नहीं, उन्होंने दोनों साथ। ऑफिस एक्सपेंस कितने के मैडम? 55,000, 72,000। फिर माइनस हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 52,500 एंड 66,000, and therefore you will get net profit। टैक्स वगैरह कुछ दिया है क्या उन्होंने? उनको लगता है तुम्हें नहीं आता इसलिए वो नहीं देते। हाँ सच्ची, नेट प्रॉफिट बोलो मैडम 92,500, 1,02,000। ओके मैडम, इन केस ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हम 100 किसको लेते हैं? नेट सेल्स को हम 100 लेते हैं, एंड देन कन्वर्ट ऑल अदर वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू दैट 100। बोलो ये 50 आएगा शायद से, नहीं नहीं, हाँ 60 आएगा। 5 lakhs का 60% 3 lakhs आता है। ये आई थिंक मैडम 10 आएगा क्या या 20 आएगा? नहीं नहीं 40 आना चाहिए ना। 100 में से 60 गया मतलब 40 आएगा, कॉमन सेंस की बात है। ये 55,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? कितना? अगर तुम्हारा सेल्स 5 लाख है एंड ऑफिस एक्सपेंस 55,000, तो ऑफिस एक्सपेंस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना? we will convert all the values with respect to sales। समझ में आ रहा है? एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स कन्वर्ट करना है। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट वी कन्वर्ट ऑल आइटम्स विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ टोटल फंड्स। यहां पे हम क्या करते हैं? टोटल फंड्स के परसेंटेज में हर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं? सेल्स के परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे बोलो 55,000 अगर ऑफिस एक्सपेंस है, जब तुम्हारा सेल्स 5 लाख था तो कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स तुम्हारे ऑफिस एक्सपेंस है? कितना? 11 एग्जैक्ट 11%। एंड 50,500
तो ये कितना आने वाला है मैडम? ये 40% परसेंटेज ऊपर लिखा है तो यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए मैंने। ओके, तो मैडम 40% माइनस 11% माइनस 10.50% करके तुम्हें पता चल जाएगा। एंड जनरली इनको निगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये परसेंटेज है, हम इसका कैलकुलेशन थोड़ी दिखा रहे, बराबर? बोलो मैडम। वैसे बाजू वाला कंप्लीट करो, चलो जब तक मैं देखता हूं आगे के कौन से क्वेश्चन मुझे लेने हैं। करो। करो जल्दी कंप्लीट, मेक इट फास्ट। रे मैडम कंपनी अकाउंट्स किया तूने? नहीं किया, क्यों रे? अरे पर बाद में लेक्चर देखे ना कि कंपनी अकाउंट्स के। मैडम फाउंडेशन में भी लगने वाला है तो अच्छे से करो अभी, एक एक इसमें दो काम हो जाएंगे। तुम्हारे एग्जाम 23 या 21 से स्टार्ट हो रही? 21 से 13 ऑफ मार्च। आईटी वालों का कब है? आईटी का क्या तारीख दी है? हाँ ऑब्वियसली वो लॉट्स में होता है ना, राइट? वो तुम्हें कॉलेज वाले बोल देंगे कब है। एंड फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 24 ऑफ जून। अगर तुम्हारे एग्जाम 15 फाउंडेशन, ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, मतलब 3 मंथ्स के बाद एग्जाम है फाउंडेशन की। यस, करें स्टार्ट। मैडम बोलो ये क्या आ गया तुम्हारा? ये भी 60 आ गया, हाँ ये 40 आ गया, ये 12 आ गया, 11, 1, 7। एग्जाम में मुझे लगता है परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए दे विल गिव यू सिंपल वैल्यूज, ठीक है। नाउ अब तुम लास्ट में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पे आ जाओ, चलो पेज नंबर आई थिंक 375 ऑनवर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कैन गो एज ए होमवर्क। क्या पूछा है पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2018 and 31st March 2019, prepare comparative balance sheet. They have given you previous year 2018, current year 2019. कैपिटल किस में आने वाला है बोलो? कैपिटल ओन फंड्स, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन्स, देन अच्छा यहां पे उनका स्पेसिंग गलत हुआ है, ठीक है, स्पेसिंग गलत हुआ है वहां पे। 34,000, 51,000 आर द लोन्स, 30,000, 24,000 आर योर क्रेडिटर्स। फिक्स असेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बराबर। करंट असेट्स लेस क्रेडिटर्स, क्या करोगे? करंट असेट्स माइनस क्रेडिटर्स इज योर वर्किंग कैपिटल, बराबर ना। एंड देन your current year values, your previous year values, you have to find out the percentage, absolute change and the percentage change. ये होमवर्क में जा सकता है आप। Now
Question number 2. From the following balance sheet of Alpha Limited, prepare comparative balance sheet for the year ended 31st March 18 and 31st March 19. इक्विटी शेयर कैपिटल किस में जाएगा? ओन्ड. प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 15% डिबेंचर्स, borrowed funds. Creditors, bills payable and provision for taxation, all are your current liabilities. ये तीनों तुम्हारे क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. इस करंट लाइबिलिटीज का यूज क्या होगा? टू फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तीनों क्या आ गए मैडम? फिक्स्ड एसेट्स. अरे यस और नो? स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस क्या आ गया मैडम? करंट एसेट्स. अरे ऐसा नो? नहीं समझा? कर सकते हो? दिस विल बी ऑल्सो होमवर्क. अब मुझे बस यही क्लासिफाई करना है. फॉर्मेट मैंने सिखाया है, सब चीजें सिखाई है. परसेंटेज ढूंढना मेरे से एक्सपेक्ट मत करना मैडम. रिंकू मैडम कैसे परसेंटेज ढूंढना होता है. आगे सपोज तुझे 40 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100, तो कितने परसेंट हो गए? 40%. या तुझे 500 में से 300 मार्क्स आ गए, कितने परसेंट हो गए? 60% हो गए. बराबर ना? वैसे ही आगे. थर्ड, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट. फिक्स एसेट्स दिए मैडम, शेयर कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स दिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए, लोन दिया, करंट लायबिलिटीज दिया. सब वैल्यूज तो दिए उन्होंने. इसमें से फिक्स एसेट्स किस में आने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. शेयर कैपिटल ओन्ड फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंडर ओन फंड्स. करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल ढूंढने के लिए यूज होगा. रिजर्व एंड सरप्लस किस में आने वाला है? ओन फंड्स अंडर सोर्सेस ऑफ फंड्स. लोन्स किस में आने वाला है? बोरोड फंड्स अंडर सोर्सेस ऑफ फंड. करंट लायबिलिटीज विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल. होमवर्क ही, मैं तो नहीं करने वाला. नंबर 4, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट. करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, लोन, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड करंट एसेट. होमवर्क घर पे ट्राई करो. और मैं अगर तुम्हें कंपनी अकाउंट्स नहीं आता है ना, तो ये सबसे इजी है फिर ऑप्शन में. यस, अब ये क्वेश्चन करते हैं. ले लो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन विथ मी. क्वेश्चन नंबर 5. ये तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट्स का पेपर है क्या इधर? अब भी यस मैडम, पूछो ना मैडम. क्या हुआ मैडम? नहीं, इसने पूछा था ना. स्वाति होगी शायद से, आई डोंट नो. स्वाति होगी. You are not audible. अभी अब है क्या? देखो. ओके, नो इश्यूज. अरे अभी तक तो आ रही थी ना मैडम, 1-1 घंटा. मैडम हाँ ठीक है. नहीं तो ऐसे हो रहा है, मैं अपना बोल रहा हूं, तुम्हें अब भी समझा. ठीक है. मैं एक मैडम होगी ना उधर, मैं एक होगी, आरती होगी. हुडू मैडम, आरती नहीं है आज. क्या उनके पेपर है क्या? नहीं, आरती क्यों नहीं फिर आज? करेक्ट. स्टार्ट. प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. लेट्स स्टार्ट. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट.
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यस, ठीक है। लिखो, they are going to sales, they are going to income tax rate 50%, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एकदम सिंपल है। कंपेरेटिव ढूंढना है ना तो 4 कॉलम लगेंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। देन 31 मार्च 18 इज द करंट ईयर, जनरली मैं करंट ईयर पहले लिखता हूं, फिर 31 मार्च 17 प्रीवियस ईयर, फिर यहां पे आएगा मैडम एब्सोल्यूट चेंज और यहां पे आएगा परसेंटेज चेंज। तो सबसे टॉप पे रहेगा सेल्स 3 लाख एंड 2 लाख। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो जिस फॉर्मेट में उन्होंने दिया वो लिखो, पहले प्रीवियस ईयर लिखो फिर करंट ईयर लिखो, नहीं तो इधर का उधर कर दोगे मैडम। लेस COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स, करंट ईयर में 80,000 ही है, प्रीवियस ईयर में 1,20,000 था। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तुम्हारा। 80,000 के गुड्स इस ईयर में तुमने 3 लाख पे बेचे और लास्ट ईयर में 1,20,000 के गुड्स 2 लाख में बेचे थे। इस ईयर में तुम्हारा परफॉर्मेंस मच बेटर है। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो, ग्रॉस प्रॉफिट मैडम। दिस इज 2,20,000, दिस इज 80,000। अरे यस और नो? फिर माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस? 8 and 12। Therefore, PBT, profit before tax, PBT, profit before tax, मैडम इट्स आई थिंक 1,40,000 ना? नहीं 8,000 है क्या खाली? हाँ, तो ये आ जाएगा मैडम 2,12,000। यहां पे कितना आ जाएगा? 68। करेक्ट है ना? मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, चेक करो। लेस इनकम टैक्स, एक्चुअली प्रोविजन होती है ना कि इनकम टैक्स पेड। यू पास द प्रोविजन एंट्री, तुम इनकम टैक्स एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे करते हो। ऐसे कभी नहीं होता, ये याद रखना मैडम, ये कॉमन सेंस की बात है। जब तुम्हारा ईयर खत्म होता है उसके बाद टैक्स नहीं पे किया जाता मैडम, क्वार्टरली तुम्हें टैक्स पे करना होता है एडवांस में गवर्नमेंट को। यू हैव टू एस्टिमेट योर टैक्स। मान के चलो तुम्हारा टैक्स 1 लाख है, मान के चलो, तो फर्स्ट क्वार्टर में 25,000, सेकंड क्वार्टर में 25,000, थर्ड क्वार्टर में 25,000, फोर्थ क्वार्टर में 25,000, ऐसे पे करना होता है। यू हैव टू एस्टिमेट योर टैक्स मिनिमम। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, जो तुम्हारा टैक्स होता है ना उसका मिनिमम। आप बोलोगे सर हमारा एस्टिमेट गलत गया, कोई क्या करेगा, उसको लगता है कि उसका 1 लाख का टैक्स आ रहा है तो 25 पे करना चाहिए एग्जाम्पल। वो बोलेगा नहीं सर मैंने खाली 10,000 टैक्स पेड किया, मुझे लगा था 10,000 टैक्स आएगा। गवर्नमेंट को ऐसे हो सकता है, गवर्नमेंट को बोलेगा एस्टिमेट थोड़ी करेक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम ये नहीं मानते कि तुम्हारा एस्टिमेट एग्जैक्टली करेक्ट रहेगा, बट अप्रोक्सीमेट तो रहेगा। तो जो तुम्हारा फाइनल टैक्स आएगा ना उसका मिनिमम 90% तुमने पहले ही पे करना चाहिए इन क्वार्टरली। इंडिविजुअल्स के लिए हमें 3 बार पे करना होता है, फर्स्ट क्वार्टर में पे नहीं करना होता है, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में एज ए इंडिविजुअल पे करना होता है एडवांस टैक्स, ठीक है। एंड फॉर कॉर्पोरेट्स क्वार्टरली 4 बार पे करना होता है। जो भी तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आने वाली है मिनिमम उसका 90% तुमने एडवांस में पे ही करना चाहिए। नहीं किया है तो शॉर्टफॉल पे तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड जो भी रिमेनिंग टैक्स बाकी है वो तुम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल के ईयर एंड होने के बाद पे करोगे। सो एक होता है, सो यू पे इनकम टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस याद है मैंने कहां पे सिखाया था टीडीएस?
बोला था मैंने कहाँ पे टीडीएस, हाँ कहाँ पे टीडीएस आया था, कंपनी अकाउंट्स, डिबेंचर्स के केस में कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है टीडीएस पे करके पे करती है, बराबर ना। सो जिसका टैक्स कट हुआ है उसके लिए वो इनकम टैक्स पेड इन एडवांस जैसे हो गया। सो एडवांस टैक्स के फॉर्म में, टीडीएस के फॉर्म में, राइट, टीसीएस के फॉर्म में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी कंसेप्ट होती है, टीडीएस का एग्जैक्टली उल्टा। एंड सेल्फ असेसमेंट, ऐसे टैक्स बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसके फॉर्म में यू पे द एंटायर इनकम टैक्स। ये प्रोविजन होगी, ये एक्चुअली इनकम टैक्स पेड नहीं होता, ये प्रोविजन होती है, ठीक है। बोलो कितना इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ कौन सी, अच्छा उल्टा होना चाहिए ना, ये कितना यहां पे 12,000 होना चाहिए क्या, और यहां पे 8,000, तो ये कितना आ गया मैडम 2,08,000, और ये आ गया तेरा हाँ -50% टैक्स प्रोविजन, इट विल बी 1,04,000, और यहां पे आ जाएगा मैडम 36,000। Therefore, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट कितना आ गया तुम्हारा 1,04,000 and 36,000। फिर मैडम फाइंड आउट एब्सोल्यूट चेंज, 1 लाख पॉजिटिव, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैव डिक्रीज बाय 40,000, चेक करो डिक्रीज है, सेल्स 1 लाख से बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000 से डिक्रीज हुआ है, तुम्हारा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ है, चेक करो 1 लाख कितना मैडम बोलो ना, हाँ बोलो ना 1,40,000, 1,40,000 बराबर ना, अरे ऐसा नो, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हुए मैडम इंक्रीज बाय 4,000, सो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या 1,36,000 से इंक्रीज हुआ है, चेक करो, तुम्हारा टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ है, उसका 50% रहेगा 1,36,000 का, बिकॉज टैक्स रेट दोनों जगह पे सेम है, कितने से इंक्रीज हुआ है निकालो ना, 1,04,000 माइनस 36, ये 4 वो 4 8 हो गया एंड 68,000 इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है ये भी इंक्रीज है, तो मैंने यहां पे पॉजिटिव लिखना चाहिए, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव, डिक्रीज के लिए निगेटिव, समझा। तो मैडम टेल मी तुम्हारा पैट कितने से इंक्रीज हुआ है, 68 से ही होगा, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव यूज करो, डिक्रीज के लिए निगेटिव यूज करो, ठीक है, वो इसमें मत बिठाना उस स्टेटमेंट में कि वो निगेटिव होता तो निगेटिव लिखो, अगर वैसे नहीं। तो परसेंटेज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर वैल्यू, सेल्स हैव इंक्रीज बाय 1 लाख, लास्ट ईयर में 2 लाख का सेल था, इस ईयर में 1 लाख से बढ़ा है, आई थिंक मेरे हिसाब से 50% इंक्रीज हुआ है, सेल्स इंक्रीज बाय 50%, सीओजीएस इज डिक्रीज बाय 1/3 आ रहा है मेरा हिसाब से 33.33%, चेक करो, सेल्स 50% से इंक्रीज हो रहा है एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स 33.33% से डिक्रीज हो रहा है, चेक करो एक बार, तो मैडम तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 100 से ज्यादा से बढ़ जाएगा, 100% ज्यादा होगा, 1,40,000 डिवाइड बाय 80,000, बोलो 1,40,000 डिवाइड बाय 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज बाय 1,40,000, लास्ट ईयर में 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, मतलब राइट डबल तो नहीं हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, डबल होता तो 1,60,000 होता, डबल से इंक्रीज होता तो 1,60,000 से इंक्रीज होता, डबल से कम है, कितना है 100 टाइम्स 175%, टाइम्स नहीं बोलना चाहिए, 175%, मतलब अगर 100 रुपीज लास्ट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट था तो इस ईयर में 175% इंक्रीज हुआ है, मतलब 175 से इंक्रीज हुआ है, तो 275 टोटल हो गया, ऐसे समझा क्या, दिस इज अ इंक्रीज, ये नहीं बोल रहा कि 100 लास्ट ईयर में था तो इस ईयर में 175 प्रॉफिट है, गलत हो, ध्यान देना, अगर लास्ट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट 100 था, इस ईयर में 175% से इंक्रीज हो गया, कितना हुआ है 275, समझा,
तो हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा ईयर ऑन ईयर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज बाय 175%, ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज बाय 50%, ईयर ऑन ईयर योर COGS इज डिक्रीज बाय 33%. ओके, तुम्हारे ईयर ऑन ईयर इंडायरेक्ट टैक्सेस, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, कितने से इंक्रीज हुए बोलो मुझे? 4000 से इंक्रीज हुए ना, विथ रिस्पेक्ट टू 8000, 50% से इंक्रीज हुए मेरे हिसाब से, बराबर है मैडम? 50%. क्यों है? बिकॉज राइट लास्ट ईयर में 8000 के इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, 50% से इंक्रीज हो गए, मतलब 8000 का 50% 4000, इस ईयर में वो कितने हो गए? 12000. समझा क्या? ईयर ऑन ईयर तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ है? लास्ट ईयर में 72,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस ईयर में 1,36,000 का है. 188 पॉइंट, कंफर्म करो, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 70,000. बोलो ना मुझे, बराबर है ना? हाँ. देन इनकम टैक्स कितने से इंक्रीज हुआ है? लास्ट ईयर आप 36,000 का इनकम टैक्स पे कर रहे थे, 188 पॉइंट, तो ये भी शायद से उतने आएगा, इंक्रीज हुआ है. ठीक है, ऑनलाइन वाले समझा क्या रहे? ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म. गुड. नाउ यहां पे एवरीवन ये कर सकते हो अब तुम घर पे होमवर्क. सेल्स 4 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 24,000 है, तो बाकी ले लो कैलकुलेटर पे, 4 लाख माइनस 24,000, 3,76,000. 4 लाख माइनस 24,000, 3,76,000 इज योर जीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 16,000 माइनस 16,000, 3,60,000, उसका 50% टैक्स होगा, 1,80,000 का टैक्स रहेगा. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3,60,000 माइनस टैक्स 1,80,000. पैट कितना आएगा? 1,80,000. ठीक है, यहां पे भी कंपेरेटिव करना है, कोई दिक्कत नहीं. यहां पे क्या करने को बोला? कॉमन साइज स्टेटमेंट. देखते हैं कौन सा किस में जाएगा. ये होमवर्क है, 7 भी होमवर्क में जाने वाला. देखो क्या आएगा, ये सब किस में आएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओन्ड कैपिटल और ओन्ड फंड्स. सेक्योर्ड एंड सेक्योर्ड लोन किस में आएगा? बोरोड फंड्स. दिस विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ फंड्स, जिसको हम बोलेंगे, या टोटल फंड्स अवेलेबल जिसको हम लेंगे. क्या कंपेरेटिव करना है या कॉमन साइज करना है? कॉमन साइज, उसको हम बोलेंगे 100 एंड वी विल कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज राइट विथ रिस्पेक्ट टू दैट 100. 2 साल का कॉमन साइज करना है, ठीक है, कंपेरेटिव नहीं करना है मैडम. करंट लायबिलिटीज हम माइनस करेंगे कहां से? करंट असेट से, टू फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल. ऐसे 2 साल के हमें वैल्यूज मिलेंगे, राइट, एंड वी विल फाइंड आउट कॉमन साइज स्टेटमेंट. ठीक है, सो आई विल कन्वर्ट ऑल लायबिलिटीज लाइक ओन फंड एंड बोरोड फंड. टोटल फंड में से कितना परसेंटेज है? फिक्स असेट्स टोटल फंड्स अप्लाइड में से कितना है? इन्वेस्टमेंट टोटल फंड्स अप्लाइड में से कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में गया है? एंड वर्किंग कैपिटल में कितना गया है आउट ऑफ टोटल फंड्स अप्लाइड. समझ में आ रहा है? सो टोटल फंड्स अप्लाइड को 100 बोला जाएगा, फिर उसमें से कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट के लिए गया, कितना परसेंटेज वर्किंग कैपिटल में, कितना परसेंटेज फिक्स असेट्स में. दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. ये भी होमवर्क में जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 अभी तक करना बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक करना बाकी है. एंड लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11 नाउ, रेशियो एनालिसिस. ठीक है, चलो, मैंने कोई रेशियो डिस्कस किया तुम्हारे साथ, ठीक है? रेशियो एनालिसिस, एवरीवन विथ मी.
अच्छा यहां पे लिख लेना रेशियोज। एक्चुअली वहां पे नीचे है ना ये भी दिया है एक पेज, कौन सा पेज है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 374, उसमें सब रेशियोज दिए, दिख रहा है क्या? बैलेंस शीट रेशियोज में उन्होंने दिया करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो, बराबर। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो मैंने डिस्कस किया था। करंट रेशियो के सामने लिख लेना इट शोज सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। करंट रेशियो इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, उधर लिख देना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्विक रेशियो शोज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। करंट रेशियो क्या दिखाता है मैडम? सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्विक रेशियो क्या दिखाता है मैडम? लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। अच्छा फिर करंट रेशियो के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखना वो स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? 2:1। क्या स्टैंडर्ड रेशियो होना चाहिए करंट रेशियो? 2:1। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड क्विक रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1। ये पता ही होना चाहिए मैडम, ये ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेंगे, ठीक है। फिर देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है मैडम। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है मैडम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो दिया होगा, क्या नेट प्रॉफिट रेशियो मैडम? राइट, नेट प्रॉफिट, अब बिफोर टैक्स लेना है आफ्टर टैक्स लेना आपकी चॉइस है, राइट। अगर बिफोर टैक्स ले रहे हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आफ्टर प्रॉफिट ले रहे हो तो पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब एक्चुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, वहां पे लिख लेना ऑपरेटिंग रेशियो इनटू ब्रैकेट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग एंड ऑपरेटिंग रेशियो अलग, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग एंड ऑपरेटिंग रेशियो अलग। ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो उसमें फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एंड नीचे क्या दिया है? ऑपरेटिंग रेशियो, इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान देना एकदम सिंपल है मैडम। मैडम अगर 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना, 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना, तो 60% ऑपरेटिंग रेशियो है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में बोलते टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलूंगा, वो लिखेंगे क्या? ऑपरेटिंग रेशियो। 100 में से अगर 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सेल्स अगर 100 है, उसमें से 40 रुपीज अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब 60 रुपीज क्या रहेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉमन सेंस की बात है। सो ऑल दीज रेशियोज टॉक्स अबाउट, राइट, लाइक जीपी क्या बोलता है? तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। एनपी क्या बोलता है? तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या बोलता है? तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो यहां पे लिख लेना एवरीवन, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन से रेशियोज है? इनकम स्टेटमेंट के कोई रेशियोज है, राइट, बैलेंस शीट के कोई रेशियोज है, कोई रेशियोज मिक्स्ड रेशियोज है। मैडम रेशियो में दो वैल्यूज होते हैं, बराबर ना? इट्स ए रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स और टू वैल्यूज। अगर दोनों वैल्यूज इनकम स्टेटमेंट के तो इनकम स्टेटमेंट का रेशियो हो गया, दोनों वैल्यूज अगर बैलेंस शीट के तो वो रेशियो बैलेंस शीट का रेशियो हो गया, और एक वैल्यू इनकम स्टेटमेंट की है और एक वैल्यू बैलेंस शीट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स रेशियोज। अरे यस और नो? तो यहां पे लिख लेना, राइट। इसमें से जो मुझे लिखना है, बाकी तो इधर है, लिख लेना ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पहले लिखता हूं। वो तुम्हें स्टेटमेंट याद है ना? सेल्स माइनस सीओजीएस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। फिर एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो डिविडेंड वगैरह तुम्हें नहीं देंगे, बिकॉज राइट उतना नॉलेज वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। बेसिक का बेसिक का बेसिक का बेसिक है तुम्हारा, ठीक है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैडम व्हाट इज फॉर्मूला? भले ही ये तुम्हें रेशियो है, बट यू हैव टू राइट देम इन अ परसेंटेज, यू हैव टू राइट देम इन ए परसेंटेज फॉर्मेट।
तो लिख लेना ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट मैडम, नेट सेल्स। इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स है, इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स है, दोनों वैल्यूज इनकम स्टेटमेंट की है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट मैडम, 100। लिख लेना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, दो तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढा जाता है, एक जीपी, तो भी नहीं समझेगा जीपी मतलब क्या, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट जनरली ये फॉर्मूला इतना यूजफुल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस टू रन द बिजनेस, टू ऑपरेट द बिजनेस, ठीक है। और आई कैन ऑल्सो से सेल्स माइनस COGS itself is gross profit minus ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चल जाएगा ये भी फॉर्मूला, मैंने जीपी को थोड़ा और ब्रेकअप करके लिख दिया। और जो जनरली यूज होगा तुम्हारे लिए वो है नेट प्रॉफिट एड बैक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बराबर ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड बैक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए होगे, जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपके कैलकुलेशंस उल्टा हो जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस। तो आप नेट प्रॉफिट से ऊपर जा रहे हो ना, तो टॉप टू बॉटम नॉर्मल तरीके से, बॉटम टू टॉप उल्टे तरीके से, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करोगे एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करोगे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इज व्हाट मैडम, जनरली ये फॉर्मूला यूजफुल होगा सॉल्विंग के लिए। लिख लेना एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये सब चीजें तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एग्जांपल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, P&L को डेबिट होता है, याद है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, then loss by fire, theft, etc. Obviously you can't issue shares at a discount, but in Maharashtra board you can issue shares at a discount, ठीक है। Can you issue debentures at a discount? Obviously yes. So जब तुम shares, there is exception मैडम, जब आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, लाइक स्वेट इक्विटी शेयर्स मैंने बोला था, कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो डिस्काउंट होता है वो लॉस होता है कंपनी का, उस लॉस को यू हैव टू राइट ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उस लॉस को तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हो, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो यू राइट ऑफ अगेंस्ट द P&L। आप कहां पे राइट ऑफ करते हो, P&L। जैसे तुम कोई मशीनरी, एग्जांपल, जैसे तुम मशीनरी को डिप्रिसिएट करते हो, उसकी कॉस्ट को धीरे धीरे P&L में लेके आते हो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। सिमिलरली राइट, जब कोई राइट ऐसे लॉसेस होते हैं, दिस लॉसेस आर कॉल्ड एज व्हिच लॉसेस, कैपिटल लॉसेस। ये लॉसेस कौन से होते हैं, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने सेक्शन 52 सिखाया था, उसमें 5 यूजेस थे सिक्योरिटीज प्रीमियम के, टू राइट इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, टू बाय बैक द सिक्योरिटीज, ये सेकंड था, राइट। फिर मैंने बोला था टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ
shares and debentures, preliminary expense example, right? Then to provide for premium payable at the time of redemption of preference shares and debentures. So and to write off the like preliminary expense. ऐसे 5 पर्पज मैंने बोले थे. तो जब तुम शेयर्स एंड डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हो, वो जो कैपिटल लॉस होने वाला है उस लॉस को राइट ऑफ किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट. सो अगर प्रीमियम नहीं है तो ऑब्वियसली फिर तुम्हें P&L के अगेंस्ट उसको राइट ऑफ करना होगा. देन दूसरा जो तुम्हारे प्रीमियम एक्सपेंसेस होते हैं मैडम, प्रीमियम एक्सपेंस मतलब क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंस. कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तब एक्सपेंस इंकर करने होते हैं. दोज आर कॉल्ड एज प्रीमियम एक्सपेंसेस. वो भी तुम राइट ऑफ करोगे. अरे भाई बाद में खेल मोबाइल, इतना क्या है? ठीक है, उधर मोबाइल नहीं क्या? किधर उसका मोबाइल दिखा रहे? हाँ नीचे तेरे पास रखा हो इधर. ठीक है, ध्यान देना. सो प्रीमियम एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट. अगर प्रीमियम नहीं है या सफिशिएंट नहीं है तो हम किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे? राइट, P&L. इफ यू रिमेंबर मैंने डिबेंचर्स में जो मैंने फाउंडेशन में सिखाया था, डिबेंचर्स के केस में वो डिस्काउंट, डू यू रिमेंबर SLM में रिडम्पशन इज इन लमसम तो हम SLM में राइट ऑफ करते थे. अगर रिडम्पशन इज नॉट इन लमसम तो हम रेशियो ढूंढते थे, आउटस्टैंडिंग रेशियो. तो वो जो राइट ऑफ है ना मैडम, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगेंस्ट किया जाता है. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं तो P&L. तो वो भी लिख लेना. डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, issue of shares or debentures written off, written off is non operating expense. राइट ऑफ किया है, समझा क्या? डिबेंचर्स एंड शेयर्स पे अगर डिस्काउंट है, अगर वो तुमने P&L को डेबिट किया है ना मैडम, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, primary expenses written off. These are some of the examples of non-operating expense. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एक दो एग्जांपल्स दिए होंगे, एक बार आ जाओ उधर. आई थिंक पेज नंबर 364 वगैरह देखो, 364, 363 कहां पे तुम्हें मिल जाएगा. हाँ देखो 363 पे दिया है. नीचे वाला देखा है क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिख रहा है क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अच्छा मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं तुम लोगों को. 363 राइट. तुम पढ़ोगे तो मैं जो बोल रहा हूं ना चीजें समझेगी. अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं समझेगा तुम्हें. गिरजा मैडम ध्यान देना. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, loss by fire, goodwill written off, discount on issue of shares and debentures, premium expenses written off. Are you getting my point? These are examples of non-operating expense. लिख लेना examples of non-operating income. मतलब तुम ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी के सिवा जो कोई भी इनकम है मैडम वो नॉन ऑपरेटिंग हो गई ऑब्वियसली. एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में उनकी मेन इनकम क्या है? स्कूल में ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एग्जामिनेशन फीस. बट स्कूल वाले तुमसे पार्किंग फीस भी लेते हैं. तो क्या उनने स्कूल पार्किंग के लिए निकाला है क्या? तो पार्किंग फीस कलेक्टेड इज देयर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. मैडम वो तुमसे फाइन्स भी लेते हैं, बराबर, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. मैडम स्कूल वाले एटीएम को जगह दी है उन्होंने, रेंट, उससे रेंट मिलता है. कैंटीन वालों को रेंट पे जगह दी है. क्या कैंटीन स्टार्ट करने के लिए स्कूल स्टार्ट किया है क्या? स्कूल स्टार्ट किया तो चलो कैंटीन भी स्टार्ट करते, ये होता है मैडम. तो वो रेंट रिसीव्ड, वो स्कूल वाले लाइक अलग अलग क्लब्स को कॉलेज के ग्राउंड रेंट पे देते हैं. बीएमसी से फिर चेक अभी होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता. वहां पे जब हम स्टूडेंट थे तब हमेशा क्या होता था, संडे सैटरडे को क्लब्स के बच्चे आके खेलते थे, मैचेस वगैरह होते थे. अभी भी होता होगा शायद से, राइट, बिकॉज दैट इज वन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द स्कूल. देयर इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम वहां पे
स्कूल का टाटा हॉल था हमारा, वो कॉलेज का, तो वो भी रेंट पे देते बहुत बार अलग अलग फंक्शंस के लिए। ऑब्वियसली फंक्शन प्रॉपर होते हैं, ऐसे कुछ भी शादी विधि के लिए नहीं देते, ठीक है। उधर वो किसके लिए, कोई सम्मेलन है, कुछ ऐसे गैदरिंग वगैरह, तो उसके लिए देते हैं रेंट पे। तो ऑब्वियसली मैडम राइट, वहां पे इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो सच दे आर द सोर्सेस ऑफ इनकम, बट दे आर नॉट योर मेन सोर्स ऑफ द इनकम। या जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो उससे वो इनकम नहीं आ रही है, अलाइड एक्टिविटी से इनकम आ रही है, ठीक है। तो एग्जांपल में लिख लेना, राइट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, interest received, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, इंटरेस्ट छोड़ो, यहां पे डिविडेंड हो गया, फिर इंटरेस्ट लिखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। जब P&L को क्रेडिट करते हो ना आप लोग ये चीजें, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हाट मैडम, असेट। एक्सेट्रा। शायद से उन्होंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए होंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे, 264 पे देखो, 264 पे आ जाओ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है, इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कंपेंसेशन रिसीव्ड, like refund received, profit on sale of fixed assets and investment, profit on sale of fixed asset and investment सेल किया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ जाएगा, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है क्या, बोलो मुझे, ये तो क्लियर है क्या? सो व्हाट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? यू कैन गो बॉटम टू टॉप और यू कैन कम टॉप टू बॉटम। क्लियर है? फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग रेशियो, जिसको मैं बोल रहा हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, कॉस्ट इज साइलेंट, लिख लेना। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट को साइलेंट रख देना, मतलब थोड़ा क्लिक हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम में गलती करके आओगे। दे आस्क यू टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, तुम निकाल के आओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, यस। देन सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो? ध्यान देना, एकदम सिंपल फॉर्मूला मैडम, इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट मैडम, नेट सेल्स, लिख लेना। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ध्यान देना, हाउ यू कैलकुलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट? इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट, नेट सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते टाइम आपने दो चीजें माइनस की है। सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपने दो चीजें माइनस की है, COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो लिख लेना, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो करंट रेशियो समझ में आ गया, क्विक रेशियो समझ में आ गया। क्विक रेशियो में अब महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्या करना है, क्यों? बिकॉज यहां पे, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ध्यान देना क्यों। यहां पे क्या फॉर्मूला यूज किया, क्विक लिक्विड रेशियो का? व्हाट द फॉर्मूला दे यूज? लिक्विड रेशियो, also called as quick ratio, also called as acid test ratio. If you learn in the CA inter, ये right,
एसिड टेस्ट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड रेशियो. थोड़ा उसमें एक स्लाइट डिफरेंस है, बट अभी हमारे लिए चल जाएगा. न्यूमरेटर में लिया है राइट लिक्विड असेट्स और क्विक असेट्स, एंड डिनोमिनेटर में लिया है करंट लायबिलिटीज, बराबर. एंड पीछे जो समरी दी है उसमें क्या लिया उन्होंने, पीछे जो समरी दी है उसमें लिया है क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. ठीक है, अरे ऐसा नो. बट जनरली अब देखेंगे उन्होंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे नहीं पता. यहां पे देखो क्विक रेशियो में क्या लिया उन्होंने, सॉल्व करते टाइम उन्होंने यूज किया है क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. वो बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, समझ में आया. सो हम उनके हिसाब से चलेंगे. क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, राइट. क्विक असेट्स क्या होते हैं मैडम, करंट असेट्स अदर देन इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस. व्हाट आर द क्विक लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज अदर देन ओवरड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. और दो रेशियो मुझे कवर करने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, and return on capital employed. Actually return on capital employed is a type of return on investment. return on investment के तीन टाइप्स है, return on investment के तीन टाइप्स है. this is CA इंटर बुक. return on investment के तीन टाइप्स होते हैं. एक होता है return on assets, टोटल असेट पे कितना रिटर्न है तुम्हारा. so net profit divided by total assets multiply by 100. net profit divided by total assets multiply by 100. हाँ, अब वो नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, या ईबीडा लेना है, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एक्सेट्रा, वो देखना पड़ेगा हमें. दूसरा वर्जन होता है रिटर्न इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तुमने जो बिजनेस में कैपिटल डाला है, कैपिटल डालने वाले दो लोग हैं, ओन्ड एंड बोरोड. तो तुमने जो पैसा लगाया है ओनर्स ने एंड बाकी लोगों ने, टोटल फंड्स अवेलेबल, राइट, उसमें कितना रिटर्न कमाया है. So it's nothing but EBITDA divided by owned funds plus borrowed funds multiplied by 100. Capital employed. Business में टोटल कितना कैपिटल लगा है, owned plus borrowed. एंड तीसरा रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी वालों ने कितना कमाया है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनके लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है. सो जैसे ध्यान देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, दे शुड बी ऑन सेम प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं बात कर रहा मैडम, ठीक है. मींस दे शुड अलाइन, राइट, और दे शुड बी कॉन्करेंट और कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ होने चाहिए. एक कुछ अलग बहुत बात कर रहा है, दूसरा कोई अलग बात कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. सो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी में डिवाइडेशन में इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो इक्विटी के लिए क्या प्रॉफिट है वो देखना होगा. सो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, याद है मैंने बोला था कि पैट आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, देन यू माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड वो जो प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो आना चाहिए न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो ऑलवेज रिमेंबर, तो ऐसे तीन अलग अलग वर्जन है किसके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के. तुम्हारे इधर कुछ तो गोचा किया है उन लोगों ने, ठीक है, हम वो भी समझ लेंगे, एंड एट द एंड हमें मास के लिए क्या करना है हम वो समझेंगे. ठीक है, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता हूं, बाकी रेशियोज पहले कवर कर लेते हैं. ठीक है, यस. चलो तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट. देखो गलत सिखाना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तुम्हें गलत पता होना चाहिए. राशि बोल रहे सर हमें कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे. मैडम फिर तू महाराष्ट्र बोर्ड के लिए परफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज तुझे लगेगा वही करेक्ट है. पता है ना, कभी कभी बोलते ना पता होने में सुख है, वैसे महाराष्ट्र बोर्ड की ये हालत है. तुम्हें कुछ पता ही नहीं, वही बेस्ट है तुम्हारे लिए. करेक्ट स्टार्ट मैडम. कंपनी आर द फॉलोइंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज. डेटर्स, डेटर्स क्या है मैडम, करंट असेट्स. बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटी. लूज टूल्स,
No, madam. They are taken as a part of current assets. Loose tools to be taken as a part of current assets. ठीक है? Should be taken as a part of current assets. Then creditors, current liabilities, stock, current asset, overdraft, current liability. ठीक है, यहाँ 100% उन्होंने लूज टूल्स को करंट एसेट का पार्ट लिया होगा, देख लेना मैडम. स्पेयर पार्ट्स विच आर रिलेटेड टू फिक्स असेट्स, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. स्पेयर पार्ट्स विच आर रिलेटेड टू फिक्स असेट्स आर फिक्स असेट्स. जब तुम AS10 सिखाऊंगा मैं तुम्हें, राइट, या जब मैं इन्वेंट्री सिखाऊंगा, AS10 में नहीं, वो एक्चुअली इन्वेंट्री में, AS2, राइट, इन्वेंट्री. अभी तो फाउंडेशन में इन्वेंट्री हुआ नहीं है, बोर्ड्स, तुम्हारे बोर्ड्स के बाद होगा, फर्स्ट चैप्टर तो वही होगा. उसमें दिया है डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. तो कोई ऐसी इन्वेंट्री होती है मैडम जो फिक्स असेट के साथ यूज होती है, वो स्पेयर में रखी जाती है, तो दे आर ट्रीटेड एज फिक्स असेट्स. तो लूज टूल्स विच आर रिलेटेड टू फिक्स असेट्स आर फिक्स असेट्स एंड अदरवाइज दे आर करंट असेट्स, मतलब दे आर इन्वेंट्रीज. ठीक है, तो शायद से उन्होंने यहाँ पे उसको पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब पार्ट ऑफ करंट असेट बोल के ही सॉल्व किया होगा. लेट्स सी. तो यहाँ पे करंट रेशियो ढूंढना है, चलो ढूंढो सॉल्यूशन. टेल मी द करंट असेट्स, कितने आ गए करंट असेट, चलो ले लो कैलकुलेटर पे जल्दी. उसमें आ गया डेटर्स ऑफ 1,20,000. फिर बोलो मुझे, उसमें लूज टूल्स आ गए ऑफ ₹20. एंड स्टॉक आ गया मैडम कितने का, 60. टेल मी द टोटल करंट असेट. CA मतलब करंट असेट है मैडम. हाँ बोलो कितना यहाँ पे, हाँ 2 लाख. टेल मी द करंट लाइबिलिटीज. उसमें क्या क्या आ गया, क्रेडिटर्स आ गए कितने के मैडम, 60. एग्जाम में थोड़ा ठीक से दिखाओ तो ही मार्क्स मिलेंगे. प्लस बोलो मैडम 40,000 के बिल्स पेएबल. प्लस 20,000 का OD. कितना आ गया मैडम बोलो ना, 1 लाख क्या, 1,20,000. देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला ठीक से लिखने का, राइट. करंट रेशियो इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला मैडम, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, विच इज नथिंग बट 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000. बोलो मुझे कितना आ गया, कितना, 5/, बट यू डोंट शो डायरेक्टली 5/3. आपने एक्चुअली उसको कैसे दिखाना चाहिए, 1.6:1 ऐसे दिखाना चाहिए. मुझे नहीं पता तुम्हारे बोर्ड ने कैसे दिखाया. हाँ तो वो एकदम टैलेंटेड है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, for 1 to pay off 1 rupee current liability you have 1.66 rupees of current asset. ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात करता है. ये रेशियो किसके बारे में बात करता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. मैडम हो गया आंसर, आ गया. नेक्स्ट 11 डन, 12 उधर ही बोलो. चलो, फाइंड द करंट असेट्स ऑफ द कंपनी आर 6 lakhs एंड द करंट रेशियो इज 2. फाइंड आउट द करंट लायबिलिटी. ओ माय गॉड, डिफिकल्ट है. मैडम क्या हो गया, करंट रेशियो 2:1. ऐसे है ना, मैं वो मेरे दीदी के बच्चे ना वो करते हैं ऐसे क्वेश्चंस. हाँ सच्ची मैं उनको देता हूँ होमवर्क, ये ढूंढो ये ढूंढो ऐसे कुछ. लो वो थोड़ा ब्रेन मतलब करंट असेट करंट लायबिलिटी नहीं, बट मैं समझा रहा हूँ. करंट असेट्स ऑफ द कंपनी आर 6 lakhs, रेशियो इज 2:1. सो व्हाट इज योर करंट लायबिलिटीज, बोलो मैडम 3 lakhs. अरे मैडम सॉल्व करके दिखाओ या समझा. ठीक है, आगे. फाइंड आउट क्विक रेशियो. क्विक रेशियो, दे आर गिवन करंट लायबिलिटीज, दे आर गिवन वर्किंग कैपिटल एंड दे आर गिवन इन्वेंटरी. मैडम व्हाट इज द क्विक रेशियो, कोई बोलेगा क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट्स माइनस क्विक लायबिलिटीज ना, क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. मैडम अब एक मिनट, सर क्विक असेट है ही नहीं हमारे पास, हाउ यू कैलकुलेट क्विक असेट्स.
करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री. तो मैडम कैन यू फाइंड आउट करंट एसेट्स? कैसे करंट एसेट ढूंढ सकते हो मैडम? मैडम दे हैव गिवन यू वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज 8 lakhs. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज 8 lakhs. डू यू हैव करंट लायबिलिटीज हियर? यस. 3 lakhs के करंट लायबिलिटीज है. तो व्हाट आर द करंट एसेट्स? 11 lakhs. अगर करंट एसेट्स 11 lakhs है, उसमें से इन्वेंट्री माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा मैडम? राइट, तुम्हें क्विक एसेट्स मिल जाएंगे. नहीं समझा क्या रे? सो क्विक एसेट्स आर जस्ट 9 lakhs डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. अगर क्विक लायबिलिटीज के लिए क्या चाहिए? करंट लायबिलिटीज अदर देन ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ है क्या? नहीं है. तो करंट लायबिलिटीज इटसेल्फ बिकम क्विक लायबिलिटीज व्हिच इज नथिंग बट 3 lakhs. 9 lakhs डिवाइडेड बाय 3 lakhs. अरे ऑनलाइन वाले समझा क्या जादू? अरे ऑनलाइन वाले, अरे यस और नो कुछ तो बोलो. नहीं है तो मैं लिख के दूंगा भाई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है. नेक्स्ट महक मैडम, गुड. उधर ही लिख देना, उधर ही, अलग से मत लिखते बैठो. अरे ढूंढना आएगा नहीं आएगा मैडम? फिल इन द ब्लैंक जैसे ही. कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सेल्स दिया मैडम, नेट परचेज दिए, सेल्स रेशियो दिया है, वो सेल्स रिटर्न होना चाहिए. सेल्स रिटर्न होना चाहिए वो, ठीक है, वो सेल्स रिटर्न होना चाहिए. ले लो, सेल्स कर दो उधर चेंज. सेल्स रिटर्न वो होना चाहिए, सेल्स रिटर्न. क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं होता है मैडम, वो ओपनिंग स्टॉक होता है. कैन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट? ओपनिंग स्टॉक कितना बोलो? 45,000. मैडम नेट परचेस कितने हैं? 1,50,000. नेट सेल्स कितने हैं? 2,50,000. नेट सेल्स are 2,50,000. क्लोजिंग स्टॉक, टेल मी द ग्रॉस प्रॉफिट. जीपी ढूंढो, जीपी. चलो यस, ऑनलाइन वाले तुम भी बोल सकते हो थोड़ा फार. अरे ट्रेडिंग अकाउंट के वैल्यूज दिए, तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट करना है. कितना? बहुत टाइम लगा है तुम लोगों ने. मैडम ये 20,000 है और ये 1 लाख है. 1 लाख माइनस 20 इज 80. अरे बराबर है ना मैडम? बचपन में सीखा होगा, ऐसे बंदर रहता है, ठीक है, मैं नहीं हूं, ठीक है, इधर दो ऐसे, या ऐसे होता है, याद है? कुछ ऐसे होता था क्या बचपन में? कुछ ऐसे एक तराजू टाइप, उसको क्या बोलते तुम लोग? वेट करने के लिए. सीसॉ नहीं रे मैडम. इसमें 3 एप्पल्स है, यहाँ पे 2 एप्पल्स है, तो डिफरेंस कितना होगा या क्या होगा? तो तुम लोग क्या करते थे पता है? तुम यहाँ से 3, यहाँ पे 2 माइनस करके 1 बोलते थे. मैं वैसे नहीं बोलता, ये 2 गए 1 बचा. वैसे होता है मैडम, ये डेबिट एंड क्रेडिट है. यार क्या लोग तुम लोग, अरे कट करना सीखो ना. हाँ, 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट है. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000. जीपी रेशियो चाहिए ना मैडम? जीपी रेशियो, जीपी परसेंटेज. जीपी इज 80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट मैडम? नेट सेल्स विच इज 2,50,000. 2,70,000 नहीं लेना है, 2,70,000 ग्रॉस सेल, हमें नेट सेल चाहिए. मल्टीप्लाई बाय 100. कितना रहे? करो कैलकुलेट. लोगों को क्या, मैंने 10 दिन पहले फोन किया, अब फोन करें नहीं उठाऊंगा मैं. 32% दोस्त है मेरी, सीए, काम था बच्चों का आर्टिकलशिप के लिए, अब फोन कर रही है. हो गया बिग फोर में उसका 32%. बोलो कितना आ गया मैडम? 32%. 15. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मैडम यहां से तुम्हें क्या मिलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये क्या मिलेगा मैडम?
कितना आएगा जीपी? 1,20,000। फिर मैडम उन्होंने क्या दिया है तुम्हें, तो यहां से तुम्हें नेट प्रॉफिट मिलेगा। कितना नेट प्रॉफिट आ गया? 60,000। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? देयरफॉर व्हाट इज एनपी रेशियो? एनपी परसेंटेज, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? नेट सेल्स, विच इज 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करो आंसर वही है क्या? मुझे नहीं पता एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने अभी तक ऑनेस्टली नहीं देखा है, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो ये ऑप्शन था, ऑप्शनल क्वेश्चंस थे ना। यस ए मेक श्योर यू विल बाय दिस, राइट? मोस्ट लाइकली ये कल, राइट, कल से हम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर के पहले सॉल्व करेंगे, अभी हो ही रहा है ना, ठीक है? अगर किसी के पास नहीं तो मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूं, क्योंकि शायद से यहाँ पे एक नंबर होता है, एक नंबर होता है, उस नंबर से होता है। हाँ, तो तुम दोनों में भी एक बाय कर सकते हो, एक के हार्ड कॉपी रहेगी, एक के पास सॉफ्ट कॉपी रहेगी, ठीक है? और यू कैन डिवाइड द कॉस्ट। यस बोलो। 16, इतने भी पूरे दिन नहीं होने चाहिए। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। मैडम ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कौन सा? कॉस्ट। सीओजीएस दिया मैडम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया, इन दोनों से क्या मिल गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट। कितना? 3,80,000। मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला दिया ना, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, मैडम सेल्स नहीं, गलत, फिर से गलत, 2,00,000 4,70,000 नेट सेल्स। वो ऐसे ट्विस्ट देंगे, महाराष्ट्र बोर्ड वाले भी ट्विस्ट देने में एक नंबर है। 80.85%, ठीक है? अरे आ रहा है नहीं आया राशि मैडम? मैडम घर पे जाते जा, इधर उधर मत घूमते जा मैडम, घर वालों के फोन आते हैं। 80.85%, 80.85%। नहीं, इससे मुझे एक याद आया, आई डोंट रिमेम्बर, लॉकडाउन के पहले एक बैच थी, वो लड़की घर से चली गई सुबह सुबह 3-4 बजे। हाँ ये हुआ है, सबके फोन, उसके मम्मी ने सबको फोन किया होगा, मुझे भी 5-6 बजे फोन। मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया, लेक्चर है नहीं है। मैं इधर आने के बाद मुझे पता चला कि दोस्त बोल रहे थे सर वो गायब हो गए, वो चली गई किधर तो, फिर लेट नाइट वो आ गई। अब मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की मैडम, वो आ गई। मैडम क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट करंट रेशियो 3,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 3:1। इसके क्वेश्चन चलो जो सॉल्व, इसमें सॉल्व इलस्ट्रेशन में आ जाओ, शायद से वहां पे तो थोड़े ठीक के क्वेश्चंस रहे। मैडम ये एग्जांपल्स दिए, देखो ये वाले एग्जांपल, व्हाट इज ऑल इंक्लूडिंग द करंट असेट्स? सन्ड्री डेटर्स दिखा, लूज टूल्स मैडम, मैडम लूज टूल्स दिखा, सन्ड्री डेटर्स। अब फाइनल अकाउंट्स में वो क्या बोलते पता है? लूज टूल्स टू बी रिटर्न ऑफ। अरे मैडम क्लोजिंग स्टॉक भी तुम राइट ऑफ करते हो कभी कभी, इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, सो दैट इज अ लॉस। आप असेट से माइनस करके पीएनएल को डेबिट मारते हो, राइट? अब क्लोजिंग स्टॉक में वैसे नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक में आप क्या करते हो डायरेक्टली, देखो सिंपल चीज है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, सपोज मार्केट प्राइस 1,00,000 है या कॉस्ट प्राइस 1,00,000 है, मार्केट प्राइस 80,000 है, आप किस पे लोगे उसको? 80 पे। लेते टाइम में 80,000 पे ले रहे हो ना, तो लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो अगर उसको राइट ऑफ करना है तो वो बोलेंगे कि राइट ऑफ 20% लूज टूल्स। हम डिप्रेशन जैसे दिखते हैं, बट वी शुड नॉट से माइनस डिप्रिसिएशन, वी शुड से माइनस राइट ऑफ। फाइनल अकाउंट्स में क्या बोलना चाहिए? लूज टूल्स माइनस राइट ऑफ, नॉट डिप्रिसिएशन, दैट इज नॉट प्रॉपर वर्ड। डिप्रिसिएशन, हम फिक्स एसेट्स को डिप्रिसिएट करते हैं एंड इन्वेंट्री को राइट ऑफ करते हैं, तो वहां पे माइनस राइट ऑफ बोलना चाहिए एंड फिर उसको पीएनएल को डेबिट करना चाहिए, ठीक है? लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। देन बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जिसमें आप ट्रेडिंग करने वाले हो मैडम, ठीक है? देन शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, मैंने उस दिन भी बोला था, हम लोन्स एडवांस जो 12 मंथ से ज्यादा चलने वाले हम देखते हैं 31 मार्च में देखते हैं कि 12 मंथ से जो ज्यादा है वो लॉन्ग टर्म एंड जो 12 मंथ के भीतर होने वाला है वो शॉर्ट टर्म। सो तुम्हारा लोन से तुमने 10 लाख के लोन दिए,
तुमने किसी को 10 लाख के लोन एडवांस दिए, उसमें से 4 लाख के लोन एडवांस आने वाले ईयर में पे करने वाला है एंड 6 लाख के लोन एडवांस बाद में पे करने वाला है। तो 10 लाख के लोन एडवांस में जो 4 लाख वो नेक्स्ट ईयर में पे करने वाला, वो शॉर्ट टर्म आ गया, वो करंट एसेट आ गया, एंड जो रिमेनिंग 6 लाख है वो लॉन्ग टर्म एसेट हो गया। इतने माइन्यूट लेवल पे वो नहीं देंगे, राइट, बट मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। लाइबिलिटीज में क्या दिया, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, ओवरड्राफ्ट है, इनकम रिसीव एडवांस है, शॉर्ट टर्म लोन्स, वही बात आ गई। जो लोन तुम्हें नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करने दे आर शॉर्ट टर्म, एंड जो लोन 12 मंथ्स के बाद पे करने वो लॉन्ग टर्म। तो तुमने 12 लाख का लोन लिया है, उसमें से 3 लाख का लोन तुम नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करने वाले हो, रिमेनिंग 9 लाख का लोन तुम बाद में पे करने वाले हो। तो जो 3 लाख का तुम नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे कर रहे हो, दैट कंपोनेंट ऑफ द लोन इज शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी एंड रिमेनिंग कंपोनेंट इज लॉन्ग टर्म। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड। सर ये क्या होता है अनक्लेम्ड डिविडेंड? मैडम होता क्या है, बेसिकली यू प्रपोज द डिविडेंड। तुम खाली गर्ल्स को प्रपोज नहीं करते मैडम, यू आर समटाइम्स आल्सो प्रपोज डिविडेंड इफ यू आर ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी प्रपोजेस डिविडेंड एंड वो डिविडेंड जनरली क्या किया जाता है, अब डायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। बट समटाइम्स अगर वो क्रेडिट नहीं होता है, वो अकाउंट बंद हुआ है, कुछ हुआ है, पहले क्या होता है डिविडेंड वारंट्स निकलते थे, डिविडेंड वारंट्स सबके घर पे जाते थे, डिविडेंड वारंट्स उनको बैंक में जाके डिपॉजिट करना होता था। आज वो डिविडेंड वारंट्स बंद हो चुके हैं, आज पूरा ईसीएस से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। जब तुमने शेयर्स परचेस किए होते तभी तुमने तुम्हारे राइट बैंक डिटेल्स दिए होते हैं, तो तुम्हारे बैंक में डायरेक्टली पैसा आता है। बट कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स दैट मनी इज नॉट क्लेम बाय द, या वो मनी ट्रांसफर नहीं होता है। सपोज मान के चलो राइट, बहुत सारे शेयर होल्डर, उसमें से शाम एक शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हुई और उसका बैंक अकाउंट क्लोज हुआ है। अब क्या होगा, उसके नाम पे तो शेयर्स है, दे आर नॉट इन्फॉर्म द कंपनी की हाँ ये शेयर्स उसके सक्सेसर को मिलने चाहिए। सक्सेशन भी होता है शेयर्स में, पता है ना, आप शेयर्स सेल भी होते हैं या ट्रांसफर भी होते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, शेयर्स आर ट्रांसमिटेड टू लीगल हेयर्स। तो उसके बेटे के नाम पे शेयर्स है, तो अकाउंट नंबर भी चेंज होना चाहिए, बट उन्हें अपडेट नहीं किया, मान के चलो इन्फॉर्म नहीं किया है। अब उस ईयर में जो डिविडेंड है वो बैंक राइट, ये जो कंपनी क्रेडिट करने का ट्राई कर रही है उसके बैंक अकाउंट में, बट वो हो चुका है क्लोज। तो अब इस केस में क्या वो डिविडेंड क्लेम हुआ है? नहीं। सो दैट डिविडेंड इज कॉल्ड एज अनक्लेम्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मतलब जो तुमने पेएबल किया है और उसमें से जो पेड नहीं कर पाया आप कंपनी, वो है अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये 7 साल तक आई थिंक यस कंपनी वैसे रखती है एंड लेटर ऑन, बट ये इसको अकाउंट में होता है, कंपनी कैन नॉट यूज दिस मनी। एक अलग अकाउंट ओपन करना होता है अनक्लेम्ड डिविडेंड का, उसमें वो पैसा रखना होता है। मतलब मान के चलो कंपनी ने सबको पेड किया और जो शाम का डिविडेंड 1 लाख रुपए है वो कंपनी कुडंट पे, बिकॉज सामने से क्लेम भी नहीं आया है, तो कंपनी हैज टू मेंटेन इट इन सेपरेट अकाउंट, उसके अकाउंट में, बिकॉज वो पैसा कंपनी का नहीं, वो इन्वेस्टर का है। एंड 7 साल तक वो पैसा उसी अकाउंट में रहता है एंड लेटर ऑन इट इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। वो जो एड्स वगैरह आती है ना आजकल, वो इसी फंड में से की जाती है, गवर्नमेंट ऐड करती है ना कि इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड बोल के रहता है। 7 साल के बाद कंपनी को, 7 साल तक अगर कोई मांगने नहीं आया पैसा, फिर वो कंपनी कहां पे ट्रांसफर करती है? राइट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। दिस इज एज पर कंपनीज लॉ। 7 साल मुझे पता है, मे बी नई कंपनी के हिसाब से मुझे नहीं पता, यू कैन आस्क नीरज सर, ही कैन प्रॉपर्ली टेल यू कितने साल का टाइम गैप है। जब हम स्टूडेंट थे तब 7 साल का था, मुझे लगता कि उन्होंने चेंज किया होगा, बट फिर भी, बट इस फंड में ट्रांसफर होता है अनक्लेम्ड डिविडेंड अगर 7 साल मांगा नहीं जाता तो। बट ये कंपनी की क्या होती है, हमेशा करंट लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिए, आपको ये घर पे ट्राई करने, इलस्ट्रेशन घर पे ट्राई करो। कल इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं आई विल टेक दोज इन द क्लास, एंड मुझे 2 रेशियोज लेने एंड आई ऑल्सो कंसीडर राइट। मेरा लास्ट जो बाकी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेरा जो बाकी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, मेरा जो बाकी है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कल के लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। अगर कल खत्म नहीं होता है तो संडे को हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेके वी विल कंप्लीट द इवेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यस। हाँ, ये चैप्टर उनके लिए जिनको कंपनी अकाउंट्स नहीं आता है, ठीक है,
उन्होंने क्या पूछा है कि 3-4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, तो एक क्वेश्चन में तो ये रहेगा ही रहेगा, ऐसे 2 क्वेश्चंस है ना। ठीक है, चलो ये ट्राई करो, लेकिन घर पे ऐसे ही मत आना। ऑनलाइन वाले किसी को डाउट? ऑनलाइन वाले गुड, चलो यहां पे रुकते, कल हम कंप्लीट करेंगे। यस मैम, रतन को देना।